नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल की एमपीजीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के पार्ट 1 में जो वीडियो देखा, उसमें हमने एमपी की जो अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति क्या है, उसके बारे में जाना। मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का भाग क्यों कहा जाता है, इन सभी जो हमारी क्वेरीज थी हमने इसको पूरा शॉर्ट आउट किया। और आज हम मध्य प्रदेश की ही भौगोलिक स्थिति के इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं, या कर्क रेखा पर स्थित ज़िले। तो सबसे पहले अब ये जानना ज़रूरी है कि ये कर्क रेखा क्या होती है। अभी बहुतों को तो यही क्लियर नहीं होगा कि कर्क रेखा किस बला का नाम है। तो देखिए, हमने ये जो एक ग्लोब बनाया है, इस ग्लोब में जो जीरो डिग्री की रेखा है, ये दो भागों में विभाजित, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद ये जो ऊपर वाली जो रेखा है, इसका 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांशीय जो स्थिति है। तो 23.5 डिग्री अक्षांशीय स्थिति की इस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री की। और जो दक्षिणी गोलार्ध को में स्थित जो 23.5 डिग्री की रेखा है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए, इस रेखा का मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही रेखा है जो मध्य प्रदेश की जलवायु का निर्धारण करती है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण जलवायु। अब इस विषय पर हम विस्तार से अध्ययन, जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु का टॉपिक लेंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उस टॉपिक में, उस क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि कर्क रेखा क्या है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश पे ऐसे कितने ज़िले हैं जो कर्क रेखा से पर स्थित हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के ऐसे 14 ज़िले हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब ये 14 ज़िले कौन कौन से हैं? देखिए, एक रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, इसके बाद राजगढ़ है, रायसेन है, फिर और आप देखेंगे तो सागर है, जबलपुर है, भोपाल है, विदिशा है, दमोह है, सीहोर है, उमरिया है, शहडोल है। तो ऐसे ये जितने भी ज़िले हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की ये 14 ज़िले कर्क रेखा पर स्थित ज़िले हैं। इसके साथ ही साथ कई बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे ज़िले कर्क रेखा वहाँ से होकर के गुजरती है। तो वो है हमारा भोपाल संभाग। देखिए, भोपाल संभाग के जितने भी ज़िले हैं वो कर्क रेखा को छूते हैं, चाहे फिर वो सीहोर हो, राजगढ़ हो, रायसेन हो, विदिशा हो, ये सारे के सारे ज़िले। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, और मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है। चंबल नदी जो कि एमपी के ही जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के पास से, और ताप्ती नदी ये बैतूल से निकलती है।
इसके साथ ही आप ये भी जान लो कि मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्री में इस तरीके के कि आपको कई सारे स्टेट दे दिए जाएंगे और फिर उसमें से आपको चूज़ करना होगा सही आंसर कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है और किन किन राज्यों से नहीं लगती है। फिर मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो भू आवेष्टित जो राज्य है वो कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य समानता क्यों कहा जाता है, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि भू आवेष्टित का मतलब क्या है, आवेष्टित मीन्स घिरा हुआ और भू यानी कि भूभाग लैंड से। तो इसकी जो सीमा है पहली चीज़ तो समुद्र से नहीं लगती और दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लगती। ये दोनों पॉइंट मिल करके आपका आंसर बनता है कि इसी कारण से मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। इसमें देखिए अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और गुजरात से। अब इसमें कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य से, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है, उसके कितने ज़िले हैं जो किस राज्य से कितने ज़िले टच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लेंगे यूपी। यूपी में अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो एमपी की सीमा है वो यूपी के साथ में लगती है। कुल 13 ज़िले हैं जिनकी सीमा यूपी से लगती है, जिसमें कि मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, इस तरीके के अगर आप देखिए तो ऐसे 13 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो इनकी सीमा यूपी के साथ में लगती है। दूसरा जो राज्य है जिससे सर्वाधिक ज़िले लगते हैं, सीमा टच करती है ज़िलों की, वो है राजस्थान। राजस्थान से लगता है मुरैना ज़िले की, श्योपुर की, गुना की, राजगढ़ की, आगरमालवा की, नीमच की, रतलाम की, झाबुआ की और शिवपुरी की। इसके बाद तीसरा राज्य वो गुजरात है। गुजरात से सिर्फ 2 ज़िले हैं जो कि लगते हैं, एक है झाबुआ और एक है राजस्थान। इसके बाद चौथा जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 9 ज़िले ऐसे हैं, एमपी के 9 ज़िले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, जैसे अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। इसके बाद बचा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से लगती है मंडला, बालाघाट, सिवनी। इसके बाद देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। तो देखिए उसमें से आप देखेंगे तो सबसे पहला नाम हम लेंगे अलीराजपुर का। अलीराजपुर की जो सीमा है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ लगती है। अगर हम बालाघाट की बात करेंगे तो इसकी भी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है। झाबुआ की राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ लगती है। मुरैना यूपी और राजस्थान से सीमा टच करेगी। सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है और शिवपुरी राजस्थान और यूपी। तो इस तरह से देखेंगे तो ऐसे 6 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के
जो कि 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो चट्टानें हैं उनका क्रम क्या है, कितनी प्रकार की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और इनके क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले इन चट्टानों में जो पहला क्रम आता है, अगर हम क्रम के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहली चट्टान है आर्कियन चट्टान, जिसे आद्य महाकल्प की चट्टान भी कहा जाता है। और दूसरा क्रम है धारवाड़ की चट्टान, तीसरा कुडप्पा क्रम, चौथा विंध्यन क्रम की चट्टान, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टान और जो छठवां क्रम आएगा वो दक्कन ट्रैप। ये दक्कन ट्रैप है, आप ढक्कन मत समझ लेना। ये आर्कियन, ये सबसे प्राचीन चट्टानों में शामिल है। धारवाड़ प्राचीन चट्टान। अब इसे धारवाड़ का क्रम क्यों मिला? आंध्र प्रदेश में स्थित एक क्षेत्र है धारवाड़, जहाँ पर सर्वाधिक चट्टानें मिली, तो वहीं से इसका नाम धारवाड़ रखा गया। उसी प्रकार से कुडप्पा, अब ये कुडप्पा है, ये बाहुबली वाला कडप्पा नहीं है। हाँ, आप उससे इसे आसानी से याद कर सकते हो, वो बात अलग है। कुडप्पा क्रम, ये भी आंध्र का एक क्षेत्र है कुडप्पा, तो उसी के नाम पर इस चट्टानों का नाम रखा गया है। विंध्यन क्रम, ये जब हम आगे मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र लेंगे मध्य प्रदेश में, तो उसमें हम विंध्य चट्टानों की पूरी चर्चा करेंगे। गोंडवाना क्रम, मध्य प्रदेश तो गोंडवाना भाग ही है गोंडवाना लैंड का। और सबसे लास्ट में दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये एक पठार है दक्कन का, और ये मूलतः महाराष्ट्र में है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें इसका कुछ भाग मिलता है। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लेंगे आर्कियन एज की चट्टान, देखिए आर्कियन एज की चट्टान अगर हम लेंगे तो ये बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये विशेष करके वहाँ पर मिलती है। और आर्कियन एज की चट्टानों में जो विशेष करके 2 चीज़ें मिलती हैं, एक ग्रेनाइट और दूसरी नीस। इसके बाद जो हमने धारवाड़ का क्रम लिया है, धारवाड़ के क्रम में विशेष करके लोहा, तांबा और मैग्नीज, इसकी विशेषता है, इसकी अधिकता मिलती है। इसके बाद धारवाड़ क्रम को 3 जो मध्य प्रदेश के ऐसे 3 ज़िले हैं जहाँ पर ये विशेष करके मिलती है। एक है बालाघाट, दूसरा है छिंदवाड़ा और तीसरा ज़िला है जबलपुर। बालाघाट में इसी क्रम की चट्टानों को चिपली सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि बालाघाट में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनको चिपली सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, और छिंदवाड़ा में इसी क्रम की चट्टानों को सोसर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, और जबलपुर में यही बिजावर सीरीज़ के नाम से जानी जाती है। बात एक ही है, धारवाड़ क्रम की है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। इसके बाद हम लेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये विशेष करके फेमस है हीरे के लिए। यहाँ पर हीरे की जो प्राप्ति है वो अधिकतर होती है। जैसे पन्ना का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर वो कुडप्पा क्रम का क्षेत्र पड़ेगा। रीवा का पठार, ग्वालियर के पठार तक जो फैली हुई पठार है वो कुडप्पा क्रम के हैं। इसके बाद चौथा हमने लिया विंध्य क्रम। देखिए विंध्य क्रम में 2 प्रमुख श्रेणियाँ आएंगी, एक हम भांडेर श्रेणी की चर्चा करेंगे और दूसरी कैमूर श्रेणी की। ये दोनों का जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित सारी विंध्य क्रम की ही चट्टानों आपको मिलेंगी। और इसके बाद 5वां क्षेत्र आता है गोंडवाना। गोंडवाना क्षेत्र में ये विशेषता है गोंडवाना क्षेत्र की, यहाँ पर आपको कोयले की अधिकता सर्वाधिक मिलेगी। इसके बाद जब हम मध्य प्रदेश के खनिज का टॉपिक लेंगे
और उसमें जब हम कोयला क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो उसमें यह गोंडवाना का क्षेत्र आएगा। और इस गोंडवाना क्षेत्र में हम दो भागों में इसको बांटते हैं। एक बांटते हैं मध्य भारत का क्षेत्र, क्योंकि कोयला की जो प्राप्ति है वो गोंडवाना क्षेत्र के दो प्रमुख ऐसे एरिया हैं जहाँ से मिलती है। एक है मध्य भारत का क्षेत्र, ये कोयले का उत्पादक होता है यहाँ पर, और दूसरा ही गोंडवाना क्रम का ही भाग है सतपुड़ा का क्षेत्र, जहाँ से हमको कोयले की प्राप्ति होती है। तो मध्य भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जो जो एरिया आएंगे उसमें आता है जिले सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, कोरार और जोहिला। और अगर हम सतपुड़ा की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भी 5 क्षेत्र आते हैं। एक आता है मोहपानी, कानन, पेंच घाटी और शाहपुर तवा क्षेत्र, ये एक साथ बोला जाता है। तो ये कोयले के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही मिलते हैं। इसके बाद आता है दक्कन ट्रैप। देखिए दक्कन ट्रैप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दक्कन का पठार मूलतः महाराष्ट्र में स्थित है और इसका चूँकि जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र तक है, इसीलिए दक्कन का क्षेत्र। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि क्रिटेशियस एज में जब ज्वालामुखी फटा था तो उसके फटने से जो लावा निकला, उस लावा का विस्तार जहाँ तक हुआ, वो लावा जहाँ तक फैला, उसके जमने के बाद में जो चट्टानें बनी हैं वो दक्कन पठार की चट्टानें हैं। और ये जहाँ तक फैला है वहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र विशेष करके मिलता है, जैसे कि मालवा का क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र है, नर्मदा सोन नदी की घाटी ये दक्कन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें ये पूरा जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में ऑलमोस्ट इतने ही पॉइंट आते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एमपी का भौतिक विभाजन। तो ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो एमपी की क्लासेस चल रही हैं और एमपी की एमपीपीएससी की या एमपी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आप अगर उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अगर अभी से इन क्लासेस को देखेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे, तो जब तक आप एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक आपको सारी चीज़ें, आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी से आप लोग क्या करते हो कि बहुत केयरलेसनेस होती है आपके अंदर, और जब एग्ज़ाम पास आने लगता है, डेट आ जाती है, तो आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब क्या करें। लेकिन संडे आया और आपकी मौज मस्ती शुरू, फिर मंडे को फिर से वापस से वही टेंशन। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अभी ईज़िली आप क्लासेस को देखते जाइए, कवर करते जाइए, वीडियोस को देखते जाइए और एग्ज़ाम आपका बहुत ईज़िली क्रैक हो जाएगा और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आपको चीज़ें सीरियसली आपको एमपीपीएससी क्रैक करना है तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी मर्ज़ी, जो तैयारी कर रहे हैं हर व्यक्ति अपने हिसाब से करता है। बाकी आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।